नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे, जहां पर धर्म नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र जन्म महोत्सव शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपराओं के अनुसार मनाया जाएगा। आपको ये बता दें कि अष्टमी तिथि अनुसार दिनांक 26 अगस्त 2024 यानी कि सोमवार को यह मनाया जाएगा। और इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म के स्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के 5251 जन्म महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। तदुपरांत 8 बजे नित्य अभिषेक ठाकुर जी का किया जाएगा। 9 बजे इस कार्यक्रम का विशिष्ट आयोजन पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के श्री चरणों में पुष्पांजलि के साथ संकल्प के साथ इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। जन्म महोत्सव का कार्यक्रम जो कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव भी जिसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा कार्यक्रम रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन के साथ शुरू होगा। सर्वप्रथम भगवान को 1008 कमल पुष्पों तुलसी पत्रों से भगवान का सहस्त्रार्चन होगा और ये जो सहस्त्रार्चन है रात्रि 11:55 से चलेगा। 1 मिनट के लिए 11:59 पर श्री ठाकुर जी के मंदिर के निज गृह के कपाट बंद किए जाएंगे और 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा। कान्हा की नगरी कान्हा के इंतजार के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने आराध्य के एक दर्शन के लिए व्याकुल हैं, तो वहीं पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। बात करें अगर मथुरा की, तो हर चौराहे, हर गलियारों में बहुत भव्य नज़ारे और डेकोरेशन की गई है, जो आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी लुभा रही है। इसी में छोटे छोटे प्रतिष्ठान जो अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, भव्यता दिखा रहे हैं। कुछ पोशाक व्यापारी जिन्होंने अपने आराध्य के लिए भव्य पोशाक बनाई है, और वही पोशाक जो है श्रद्धालुओं को काफ़ी लुभा रही है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। यूपी के कानपुर में सपा नेताओं को धारा 144 में प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि कानपुर में बीते दिनों भारत बंदी को लेकर जबरन दुकान बंद कराने वाले 40 लोगों के खिलाफ कानपुर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इस एफआईआर में सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन सभी लोगों ने बिना अनुमति भारत बंद का आह्वान कर सरकार विरोधी नारेबाजी की थी। और इस पूरे मामले में एसीपी कोतवाली में बताया कि इस प्रकार के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 21 अगस्त 2024 को एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया और दुकानदारों के दुकान को ज़बरदस्ती बंद कराने का प्रयास किया गया, जबकि धारा 144 लागू थी पहले से ही। इसके लिए उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके अन्य पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश के आएंगे उसके आधार पर और लिखे गए अभियोग के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में गुमशुदा युवक की तलाश में जुटी थाना बीटा 2 नोएडा पुलिस के बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुमशुदा मृतक का शव एलजी गोल चक्कर से शारदा गोल चक्कर के बीच टी सीरीज की खाली पड़ी जमीन में झाड़ियों से बरामद किया गया है। वही हत्यारा दिल्ली पुलिस का निलंबित सिपाही प्रवीण गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हथौड़ा व घटना में प्रयुक्त कार भी इस पूरे मामले की बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। अंकुश को रूटीन में बुलाया और ये दोनों मिले। इन्होंने बताया कि मैं आज आपका सारा जो पैसा है वो क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मिले, इन्होंने रास्ते में कुछ जगह कुछ खाया पिया भी। उसके बाद ये वहाँ से एक जगह बीच में जहाँ पे कैमरा थोड़ा कम है, वहाँ पे अंकुश को बोला कि मेरी सोसाइटी में चलोगे तो हो सकता है मेरी वाइफ देख ले तुम्हें, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरी पीछे वाली सीट पर आ जाओ। तो इसकी बात सुन के अंकुश पीछे वाली सीट पर चला गया और ये सोसाइटी में अंकुश को ले गया। सोसाइटी में अंकुश को ले जाने के बाद इसने पार्किंग में जो एसके सोसाइटी सूरजपुर में है, वहाँ पे इसने अपनी कार पार्क करी और वहाँ पे इसने और अंकुश ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद जब अंकुश थोड़ा ज्यादा नशे में हो गया तो इसने अंकुश के सर पे वार किया हथौड़ी से और ये इसके बाद गला घोट के स्ट्रेंगुलेट करके इसने अंकुश को वहाँ पे हत्या कर दी बैक सीट पे उसके।
उसके बाद ये अपना वहां से निकला और नॉर्मल ऐसे ही घूमता रहा पूरे अल्फा और बीटा में, और नॉर्मल अपनी लोकेशन इसने वहां पे दिखाई जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वापस आया और उस दिन देर रात को इसने बॉडी ले जाके वहां पे अंकुश की जो बॉडी है उसको वहां पे एलजी जो गोल चक्कर है उसके पास टी सीरीज के जंगल में अंकुश की बॉडी इसने डंप कर दी। अब खबर यूपी के मथुरा से है। यूपी के मथुरा में छाता विधानसभा क्षेत्र के पेगांव में चुनावी रंजिश के चलते खूनी खेल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कि पूर्व में पेगांव के प्रधान रामवीर की हत्या 29 जनवरी 2022 को कर दी गई। रामवीर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके साथ रामवीर की हत्या उस वक्त की गई वही जब रामवीर कोकिला वन की परिक्रमा कर रहे थे। इस मामले में जहां कई लोग जेल गए तो वहीं प्रधानी का चुनाव लड़ चुके पहलवान भी इस मामले में जेल गए हैं, जिसके बाद से लगातार चुनावी रंजिश चल रही है। फिलहाल इस मामले में वर्तमान प्रधान के पुत्रों का भी नाम हत्याकांड में आ रहा है। वहीं गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने मृतक पहलवान की लाश को आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे छाता कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर आरपीएल होटल के सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तभी छाता कोसी, शेरगढ़, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, जैत पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंच गए और वही एसएसपी, एसपी ग्रामीण, उप जिलाधिकारी, सीओ शर्मा और सीओ भी मौके पर मौजूद रहे। वही सभी पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीण व परिजनों को समझाने का प्रयास भी किया है। वही अमोल पहलवान के लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मथुरा रवाना कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव गांव में आज एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें अमोल नाम का एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। इनको इलाज के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज दोपहर में उस गांव में किसी बात को लेके पंचायत हो रही थी, जिसमें वर्तमान में जो प्रधान हैं उनका पुत्र किशन वहाँ था और अमोल जो मृतक है वो भी वहाँ थे। पूर्व से इनकी रंजिश चल रही थी। कृष्ण के पिता रामवीर की 2021 में हत्या हुई थी, उसमें अमोल जो है नामजद अभियुक्त था और उसमें जेल गए थे। आज किसी बात पे इन दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ और उसके बाद अमोल के परिजनों का आरोप है कि कृष्ण ने अपनी पिस्टल से अमोल के ऊपर फायर किया और ये लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा भी यहाँ घटनास्थल पे आया गया। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं। जिस पे आरोप है उसके कंधे पे गोली लगी है और मृतक के परिजनों का कहना है कि उसने खुद ही क्रॉस में मुकदमा बनाने के उद्देश्य से अपने कंधे पे गोली मारी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके गहनता से विवेचना करके जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजन जिस मुख्य आरोपी पे इंगित कर रहे हैं वो भी इलाजरत है और पुलिस की अभिरक्षा में है। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है। यूपी के मुरादाबाद में दुष्कर्म पीड़िता की तबीयत में सुधार देखने को मिला है। इस मामले पर सीएमओ ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि नर्स से दुष्कर्म के आरोपी कथित डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसा गया है। आरोपी के पिता काजी सगीर के 3 मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित के परिजनों पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात की गई है, जहां पर 2 मदरसों को अवैध रूप से जमीन कब्जा कर बनवाया गया है। वहीं एक मदरसे में आरोपी शहनवाज का मकान भी हुआ है और मान्यता करार मदरसों के नाम पर फंडिंग की भी जांच की बात कही जा रही है। साथ ही तीनों मदरसों को ध्वस्त करने की भी तैयारी की जा रही है। अवैध भवन में बने मदरसों को मान्यता देने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी संदेह के दायरे में है। दरअसल ठाकुर द्वारा के एबीएम अस्पताल में 17 अगस्त को नर्स को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। वही जांच के बाद अब तीनों भवन को ध्वस्त करने की तैयारी में जिला प्रशासन नजर आ रहा है। पीड़िता की हालत में सुधार होने पर जिला अस्पताल से छुट्टी कर घर भेजा गया है। साथ ही पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाई है। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बीपी हाई हो रहा है, सीने में दर्द है, घुटन सी हो रही है।
इसलिए यहाँ अस्पताल में भर्ती करी है, जिला अस्पताल में। ट्रीटमेंट जारी है। और कल शाम को भी जो है मेरे घर पर 2 व्यक्ति पहुंचे थे कंप्रोमाइज के लिए। मैंने मना कर दिया था। जितने ही मैंने जेब में से मोबाइल निकाला फोटो खींचने के लिए, वो बाइक से भाग गए। वो मेरी पहचान में नहीं आई। मतलब आपके घर पर लोग आ रहे थे? हाँ। नहीं, कुछ कहा होगा क्या? हाँ, कंप्रोमाइज के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। कितने लोग थे? 2 थे, एक था। आप क्या चाहते हैं ये बताइए आपके साथ? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। इसकी शिकायत आपने की थी? कुछ शिकायत की है, अच्छा, FIR की है, सब जिनको जेल भी चले गए। आए थे जो बच्चे जो कल आए हैं उनके लिए आपको? हाँ, शिकायत कर दी है। अच्छा, ये जो पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं मेरे घर पर, वहीं ड्यूटी दे रहे हैं। सुबह 7 बजे की, 7:15 शाम को। सुबह शाम को 7 बजे, 7:15 बजे। हुआ क्या था? जैसे ही मैं घर से उतरा तो उधर से 2 व्यक्ति बाइक से आ रहे थे। वैसे ही वहाँ उन्होंने रोकी। बोले हमें नरेश सिंह से मिलना। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले आप ही नरेश सिंह? मैंने कहा हाँ। तो बोले कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? क्या कंप्रोमाइज के बारे में बात करनी थी। मैंने कहा ठहरो अभी। मैंने जेब में से मोबाइल निकाला, इसमें एकदम भाग गए, रुक नहीं पाए। सुबह CSC ठाकुर द्वारा पर पीड़िता अपने इलाज के लिए आई थी और उसने उस समय ये परेशानी बताई थी कि उसको बहुत ज़्यादा घबराहट, पेट में दर्द और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो उसके वहाँ पे प्राथमिक उपचार CSC ठाकुर द्वारा पर चिकित्सकों के द्वारा दिया गया। उसके बाद में वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक स्वयं पीड़िता को एम्बुलेंस से लेके यहाँ जिला अस्पताल आए और हमारे द्वारा वहाँ पर सबसे पहले उनको फिजिशियन को दिखाया गया, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, एक काउंसलर को भी दिखाया गया। तो वैसे स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी एंजाइटी का पार्ट है और उन्होंने अपना पेट में निचले हिस्से में दर्द बता रही हैं। तो इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट ने लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया है और तथा खून की जांचें वगैरह की भी उन्होंने है ना रेफर किया है। और कुल मिला के पीड़िता की तबीयत ठीक है और लगातार डॉक्टरों के देखरेख में पीड़िता है। अब बात यूपी के कौशाम्बी की करेंगे। यूपी के कौशाम्बी जिले में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक नौकरी मिलने के बाद महिला से शादी का आश्वासन दे रहा था। वहीं जब महिला ने युवक से शादी करने की बात कही तो युवक शादी से मुकर गया, यानी कि इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कहीं बताए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता महिला ने युवक के खिलाफ थाना में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत भी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता महिला को मेडिकल के लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरी घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की है। ये थाना सैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया गया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, उसके बयान कराए गए हैं और इसमें हम लोग शीघ्र चार्जशीट भेजेंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके कड़ी सजा दिलाएंगे। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के दमोह मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम नरसिंहगढ़ में एक प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जो रामबाग के नाम से है और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे दमोह छतरपुर रोड पर किले वाली माई का मंदिर और उसके बीच में 2 मजरे बनी हुई है, यानी कि मज़ारें बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा नेशनल हाईवे पर एक सीमेंट कंक्रीट का गेट भी बनाया गया है जो रामबाग हनुमान जी के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी बार संदिग्ध लोगों द्वारा तोड़ा भी गया है, जो एक संवेदनशील मामला है जिस पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है। ग्राम के आसपास भी कुछ जाति विशेष के लोग द्वारा शासकीय व निजी जमीनों पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसका केस अभी भी तहसील पथरिया जिला दमोह में विचाराधीन है। हम जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम नरसिंहगढ़ में खड़े हुए हैं, जहां पर प्राचीन किला वाले माई का मंदिर है और यहीं पर प्राचीन रामबाग मंदिर है जहां पर बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई है। और ये है ग्राम नरसिंहगढ़ में किले वाली माई का मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है, जो कि छतरपुर और दमोह के स्टेट हाईवे से लगा हुआ है। यही है वो प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि रामबाग में स्थित है ग्राम नरसिंहगढ़ में, जिसमें ग्रामवासियों की बहुत आस्था है। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये गेट जो ग्रामीणों द्वारा बनाया गया था वो गिरा दिया गया है,
जिसके विरोध में आज एसपी महोदय दमोह को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल और ग्राम नरसिंहगढ़ के ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अब बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी व ग्वालियर राज्य परिवार की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने ग्वालियर में एमपी शाइनिंग कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। साथ ही ग्वालियर के जय विलास पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में देश की 40 कंपनियां भाग ले रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 80 से अधिक युवा स्टार्टअप भी आए हैं और यहाँ इन स्टार्टअप कंपनियों को फंडर से मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही कहा कि युवाओं को प्रोत्साहन देने वाले योजनाओं और आयोजनों को आयोजन जो है वो आज बहुत जरूरी है और ये युवा प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देंगे। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग कि आपको मालूम है एमपी में भी बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, कोई फैशन का स्टार्टअप कर रहा है, कोई हेल्थ केयर का स्टार्टअप कर रहा है। तभी उन्होंने कहा मेरे को कि डन, हम लोग आते हैं, आपके साथ काम करेंगे और ये प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आई डिडंट हैव टू से प्लीज, आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। सो आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल। आई होप कि ग्वालियर के लोग और एमपी के लोग भी ये अपॉर्चुनिटी समझे, ये अपॉर्चुनिटी को अपने आप और पास रखें और उसको रिस्पेक्ट से चलाएं। एक मूवमेंट शुरू किया है कि जैसे मैंने कहा, पूरा देश एमपी को इंडिया का, भारत का दिल समझता है। मेरे लिए ग्वालियर वो दिल का धड़कन है। जो भी होगा हम लोग यहाँ से अच्छे से उस धड़कन के साथ शुरू करेंगे। आप सब ये फैमिली के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। आप सबको मालूम है कि जब हम लोग किसी आइडिया को आगे रखते हैं, किसी के साथ चलना हमने डिसाइड कर लिया है। और अब खबर बिहार के गया शहर से है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगह है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के काम को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। यूं तो यातायात के कई साधन हैं, लेकिन जब बात बस सेवा की हो तो बस अड्डे का हाल बेहद ही बुरा है। गया के गांधी मैदान स्थित बस अड्डा पर बारिश की वजह से आम यात्री और बस अड्डा कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को जल जमाव की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव इतना है कि लोग आने जाने से भी बच रहे हैं। वहीं गया के गांधी मैदान बस अड्डा से प्रतिदिन 52 बसों का परिचालन किया जाता है, लेकिन बस स्टैंड पर अनाउंस भी नहीं किया जाता है। बस अड्डे का हाल इतना भयावह है कि यात्री बस अड्डे के कैंपस में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि बस अड्डे के परिसर में चलने लायक कोई भी जगह नहीं बचा है। वहीं बस अड्डे का कार्यालय भी जर्जर स्थिति में है। कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी भी राम भरोसे काम कर रहे हैं। ग्राउंड से कवर करते समय बिजली गुल और मीटर चालू जैसी हालत यहाँ पर देखने को मिली है। इस वक्त मैं गया के अंतर्राज्यीय बस अड्डा के पास हूँ और बारिश का जब मौसम होता है तो देखिए बारिश के मौसम में किस तरीके का बस अड्डे का हाल है। अब मैं सहयोगी को कहूँगा कि दिखा किस तरीके का यहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। एक बस नहीं, कई बस यहाँ है खड़ी। अभी मैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे बातचीत की तो बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ से 52 बस संचालित होती है। मेरा नाम राम सुंदर मित्रा है, हम गोह के रहने वाले हैं। यहाँ का व्यवस्था तो एकदम चौपट है, एकदम चौपट है। जगह पानी ही पानी भरा हुआ, गाड़ी भी टाइमली नहीं है। और यह मैंने जो हम लोग यहाँ के बस पर जाने वाले जो यात्रीगण हैं कोई सुविधा नहीं। इस जल जमाव पर क्या कहेंगे? इतना दयनीय स्थिति, इस स्थिति पर आप जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि अच्छा से अच्छा यहाँ व्यवस्था किया जाए। कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा व्यवस्था मैंने गाड़ी का समय सारणी कुछ नहीं है। मैंने कब मिलेगा ना मिलेगा कोई बताने वाला नहीं। पहले अनाउंस होता था, कुछ अनाउंस भी नहीं हो रहा है। अनाउंस भी नहीं होता नहीं, कहाँ कुछ हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। आप लोग के सामने नहीं हो रहा है, हमारा सामने नहीं हो रहा है। तो अब कब करेगा? रात्रि में 12 बजे करेगा। कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी है ना, लेट्रिन की व्यवस्था नहीं, लाइट वाइट की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है। ये क्षेत्रीय प्रबंधक हैं अशोक कुमार सिंह, उनका ये कार्यालय है और कार्यालय किस तरीके से पानी से आप देख रहे होंगे, बिल्कुल पानी नीचे लगातार 2 मिलीमीटर के हिसाब से पानी रेगुलर नियमित रूप से गिर रहा है। ये अपने कार्यालय में कार्य करने के लिए भी मजबूर है। अभी देखिए बिजली आ रही है। हाँ, अब बिजली अभी बिजली आई। सरकारी कार्यालय का ये हाल है कि किसी तरीके से यहाँ पे काम करने के लिए मजबूर है। ये अपने दफ्तर को छोड़ के
दयनीय स्थिति, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो आपके अंडर में आता है। इसके लिए हम पटना मुख्यालय में हम लोग इसके लिए पत्र दिए हैं और इसके लिए रिपेयरिंग का भरोसा दिया गया है। हालांकि हम लोग को फंड मिल गया है, नई नई गाड़ियाँ आने वाली है, इलेक्ट्रिक बस, CNG। उससे पहले बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होगा, बनेगा, बिल्डिंग बनेगा। अच्छा, ये तो सड़क की बात है सर और बिल्डिंग की बात है, जल जमाव की स्थिति भी काफी बना हुआ है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जल जमाव का जहाँ तक सवाल है, ये 30-40 साल पुराना बस डिपो है और अभी हमारा जो डिपो है नीचे हो गया। जब भी जो भी नया नया मकान बन रहा है वो सब ऊंचा है और हमारा डिपो जो है नीचे स्तर में है, इसीलिए थोड़ा जल जमाव हो जाता है। सर अभी लाइट भी नहीं था और आप के कार्यालय में तब तक जो है पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी, तो सर काम करने में आपको कठिनाई नहीं होती है? कठिनाई होता तो क्या करें, इसमें काम कर लेते हैं, इधर टेबल लगा के बाहर में लगा के कर लेते हैं काम। तो देखिए, जो है आपके क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक सिंह जी हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से सरकार के जो सिस्टम है उससे मारे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज, गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।